Hello to my wonderful children. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another video. And today we'll be solving and actually finding out the poetic devices of our poem number 3, that is A Tiger in the Zoo. After the explanation, ये सबसे ज़्यादा important part होता है किसी भी poem का. तो without further ado, we shall start with the poetic devices. चलो जल्दी से हम लोग देखेंगे, पहले से एक बार जल्दी से पोम रिसाइट कर लेते हैं एंड देन विल मूव टू द पोएटिक डिवाइसेस. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on paths of velvet quiet in his quiet reach. He should be snarling, he should be lurking in shadows, sliding through long grass, near the water hole where the plum deer pass. He should be snarling around the houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो जैसे कि हम लोग सारी के सारे पोएम्स में करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक बार राइम स्कीम्स निकालने की कोशिश करेंगे. स्ट्राइप्स ए, केज बी, क्वाइट. स्ट्राइप्स और क्वाइट राइम नहीं करता तो ये हो गया सी. केज एंड रेज, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी सी बी. शैडो ए, मतलब मैं सेकेंड स्टैंजा के निकाल रही हूँ. ग्रास बी, होल सी. ग्रास पास, तो ये वापस से हो गया बी. हाउसेस ए, स्टैंजा और चेंज. हाउसेस ए, एज बी, क्लॉज सी. एज विलेज, एज विलेज, तो ये वापस से ये भी हो गया ए बी सी बी और ये भी हो गया ए बी सी बी. सेल, बार्स, विजिटर्स, समवेयर कह सकते हैं हम लोग, सेम है. नाइट ए, कार्स बी, आईज सी. कार्स, स्टार्स. तो all in all we can simply say that the rhyming scheme of this particular poem is A B C B. चलो देखते हैं सबसे पहला पोएटिक डिवाइस क्या है. सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन. देखो यहां पर तुम्हें दिखेगा पर्सोनिफिकेशन, ये रहा. पूरी पोएम में हमने क्या किया है, वी हैव एक्चुअली यूज्ड, वैसे जनरली एनिमल्स के लिए क्या प्रोनाउन आता है बच्चों? वी यूज इट. क्या यूज करते हैं हम लोग? इट यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पर टाइगर के लिए क्या आ रहा है? यहाँ पर ही आ रहा है, जो कि हम लोग ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं. एंड दैट इज वाई यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस हो गया? पर्सोनिफिकेशन. Tiger is personified throughout the poem. Usage of pronouns he for the tiger. वहां पर क्या है? यहाँ पर जो यूसेज है प्रोनाउन का क्या है? ही, जो हमारा जो प्रोनाउन ही यूज किया जा रहा है उसकी वजह से यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूसेज है. नेक्स्ट, इमेजरी. इमेजरी क्या होता है? जब आपके 5 सेंसेस में से कोई भी सेंस को यूज किया जाता है एंड फॉर दैट हम लोग क्या करते हैं, फॉर दैट सेंस आप इन दैट इमेजरी या तो आपके दिमाग में कोई पिक्चर क्रिएट हो जाएगी या आपको समहाउ आपके जो गस्टेटरी सेंसेस हैं वो यूज होते हैं. स्मेलिंग सेंस, टच सेंस, जब भी कोई भी ऐसी लिटरेचर लैंग्वेज से कोई भी सेंस आपका एक्टिवेट हो जाए, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज इमेजरी. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी है? देखो यहाँ पर है वॉकिंग इन हिज विविड स्ट्राइप्स. विविड स्ट्राइप्स मैंने आपको बताया था कलरफुल, ब्राइट, जो उसकी येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स है. तो जब मैं बोलती हूँ वॉकिंग इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो आपके दिमाग में एक टाइगर आएगा और वो ब्राइट येलो कलर की स्ट्राइप्स में वो मूव करता हुआ आपको दिखेगा. सो दिस इज व्हाट इमेजरी इज. आपके सेंसेस को हिट किया इस लाइन ने. नेक्स्ट इज इग्नोरिंग विजिटर्स. अगैन आपको एक फीलिंग होगा, आपका सेंस एक्टिवेट होगा. एक टाइगर है, वो बिल्कुल गुमसुम है, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रहा, एनर्जी नहीं है, विगर नहीं, और एक साइड केज में बस वो पड़ा हुआ है, अपनी लाइफ को जैसे तैसे काट रहा है. दिस इज काइंड ऑफ एन इमेज विच इज बीइंग इवोक्ड इन द माइंड थ्रू दिस लाइन फ्रेज.
स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, देखो जैसे ही मैंने बोला स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी घास आ गई होगी आपके दिमाग में और एक टाइगर उसमें से ऐसी स्लिदरी मूवमेंट करते हुए निकल रहा होगा, सबके दिमाग में आई होगी फॉर श्योर। एंड दिस इज व्हाट द इमेजरी इज, कि आपकी किसी ना किसी सेंस को कोई लिटरेचर का पीस जब अटैक कर देता है, इवोक एकदम से जगा देता है, दैट इज व्हाट द इमेजरी इज। ओके, नेक्स्ट, oxymoron. What is oxymoron? When opposite words are used together, जब दो उल्टे शब्द एकदम, जैसे मैं बोल दूं साउथ अफ्रीका इज अ फ्री प्रिजन, पहले के टाइम पे बोला जाता था जब देयर वाज एन अपार्थाइड सिस्टम, राइट, हम लोगों ने नेल्सन मंडेला चैप्टर में पढ़ा है। अगर मैं बोलूं साउथ अफ्रीका इज अ फ्री एंड प्रिजन, तो यहाँ पे फ्री और प्रिजन जब दो उल्टे शब्द एक साथ में लगे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीमोरोन कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स इन क्वाइट रेज, जो उसकी लाइन है ना, क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब शांत, पीसफुल, ओके, एंड रेज मतलब एंगर। दिख रहे हो कैसे उल्टे शब्द साथ में लगे हुए हैं, पीस और एंगर, शांति और गुस्सा। सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑक्सीमोरोन। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, दैट इज एलिटरेशन। मैंने हर बार बताया एलिटरेशन क्या होता है, जब फर्स्ट कोई भी वर्ड का जो फर्स्ट सिलेबल होता है, फर्स्ट साउंड होता है, वो अगर सेम होता है किसी और वर्ड के फर्स्ट साउंड से, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम एलिटरेशन कहते हैं। देखो स्टॉक्स, स्ट्राइप्स, स, फर्स्ट, दिस इज एलिटरेशन। प्लम्प, पास, प, फर्स्ट, ये भी क्या हो गया, एलिटरेशन। बिहाइंड बार्स, ब, फर्स्ट, ये भी क्या हो गया बच्चों, एलिटरेशन। When there are two words which have similar starting sounds, not the consonants, not the vowels, but the similar sounds, and अगर वो similar sounds first letter पे ही होती है, तो that is what the alliteration is. उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, alliteration. चलो let us move to the next one. Onomatopoeia. Onomatopoeia कुछ भी नहीं होता है किसी भी लिटरेचर पीस में। अगर मैं बोल दूं कि कोई साउंड है, किसी साउंड का नाम आ जाता है, जैसे मैं बोलूं रोरिंग, द टाइगर इज रोरिंग, तो यहाँ पे रोरिंग क्या है, इट्स अ साउंड वर्ड। तो जब भी कोई भी साउंड वर्ड आ जाएगा तो वो हमारा सिंपली क्या हो जाता है, ओनोमेटोपिया। मैंने बोला द बर्ड्स आर चिरपिंग, तो चिरपिंग भी क्या हो गया हमारा, ओनोमेटोपिया। अगर तुम ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया की तरफ देखोगे तो उसमें है दैट द बैम्बू स्टॉक क्रिएट्स द झैंग झैंग साउंड। नाउ झैंग झैंग इज व्हाट, इट्स अ साउंड्स नेम, एंड दैट इज व्हाई दैट इज आल्सो व्हाट, दैट इज आल्सो ओनोमेटोपिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, ओनोमेटोपिया किसके थ्रू है, स्नार्लिंग, जो उसमें है ना, स्नार्लिंग थ्रू द हाउसेस आई गेस, ठीक है, जो घरों के अराउंड वो रोर करता है, एज पे आके, स्नार्लिंग थ्रू द एजेस, एज पे आके वो स्नार्ल करता है, तो वो यहाँ पर किसको शो करता है, ओनोमेटोपिया को शो करता है। नेक्स्ट, इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट क्या होता है बेटा, जब मैं बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के यूसेज के लाइन को स्विच कर दूं, मूव कर दूं, दूसरी लाइन में चली जाऊं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ है, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर वाटर होल वे प्लम डियर पास। अगर मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया होता तो ये इंजैम्पमेंट नहीं होता। यहाँ अगर मैं हाइफन लगा देती, एक्सक्लेमेशन लगा लेती, फुल स्टॉप, अगर मैं कुछ भी लगाती दो लाइनों के डिफरेंस में, तो वो क्या होता बेटा, वो इंजैम्पमेंट नहीं होता, क्योंकि मैंने बिना किसी बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के लाइन को चेंज कर दिया है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वी कॉल इट द इंजैम्पमेंट। एंड इसका एग्जाम्पल ये है, ये याद रखना, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, रेपिटेशन। रेपिटेशन कुछ नहीं है, सबसे आसान लिटरेरी डिवाइस है जब एक पूरा का पूरा शब्द ही रिपीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि इसमें था क्वाइट रेज, यहाँ पर है ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, तो
तो यहाँ पर वर्ड क्वाइट एंड क्वाइट 2 बार रिपीट हो रहा है, पूरा शब्द रिपीट हो रहा है, तो दैट इज वाई ये क्या होगा बेटो, ये होगा रेपिटेशन। ये एलिटरेशन, कॉन्सोनेंस, एजोनेंस नहीं होगा, शब्द के पूरे रेपिटेशन को हम कहते हैं रेपिटेशन। एंड लास्ट इज इन दिस ब्रिलियंट एंड ब्रिलियंट, एक वर्ड और है जो लास्ट स्टैंजा में, लास्ट 2 लाइन्स में रिपीट हो रहा है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो राइम स्कीम, राइम स्कीम क्या है हम लोगों ने पहले ही पता कर ली थी, A B C B. This is what the rhyme scheme of the chapter is and of the poem is. And final and the important literary device of this poem is metaphor. क्या है मेटाफर, इसमें क्या है यहाँ पे दिख रहा है ना, ऑन द पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। मैंने तुम लोगों को पोएम में भी बताया था कि जो हमारा टाइगर है उसके जो फीट है, उसके जो पैर हैं, उसके पैरों को वेलवेट के फैब्रिक से कंपेयर किया गया, उस गद्देदार फैब्रिक से कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो उन गद्देदार पैरों से अब जंगल को नाप नहीं पा रहा है, वो जंगल को नहीं मेजर कर रहा है, उसके पास फ्री स्पेस नहीं है, ही इज कन्फाइंड इन दैट लिटिल मेजरमेंट, इन दैट स्मॉल डायमेंशन ऑफ द केज, ऑफ दैट कन्फाइनमेंट। एंड दैट इज वाई, क्योंकि यहाँ पर उसके फीट को, पैडी फीट को किससे कंपेयर किया गया है, वेलवेट की सॉफ्टनेस से, टेंडरनेस से कंपेयर किया गया है, फैब्रिक से कंपेयर किया गया है, वेलवेट सॉफ्ट फैब्रिक से कंपेयर किया गया है। दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट इट इज, metaphor. And with this the literary devices are over. In the next part what we are going to do, yes, we are going to solve the question and answers of tiger in the zoo. Any question that you feel like कि literary devices में नहीं समझ में आया या poem में नहीं समझ में आया, तो you please reach out to me. I'll be surely and surely answering all your questions. And for your grade 10 preparations, what are you supposed to do? You're supposed to stick to Mission Gyan, because we have the best faculty in every subject. And also for your grade 10 English preparations, stick to Komal ma'am. Bye bye all of you. Take care.